जय हिंद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक न्यू बुक जिसका नाम है एंशिएंट सोसाइटी, प्राचीन समाज, HIST 102 जिसका कोड है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि यूनिट 1 में आपको 3 चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति और उसके विकास के विभिन्न चरण। इसी के साथ हम जानेंगे कि मानव कैसे पहले शिकार करता था, उसके बाद उसने स्थायी निवासी बनकर एक जगह का वहां पर खेती करना प्रारंभ कर दिया। सेकंड में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्योलिथिक सोसाइटीज, नवपाषाण कालीन समाज के बारे में कि किस प्रकार से गाँव बनने शुरू हुए, उसकी क्या महत्ता थी, फिर वो वहाँ पे किस किस प्रकार की कलाएं विकसित हुई। थर्ड चैप्टर होगा हमारा प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचना, जिसमें हम कांस्य युग के बारे में जानेंगे। फिर सेकंड यूनिट में हम सभ्यताओं के उदय के बारे में जानेंगे, जिसमें हम धातु युग और नदी घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम घरेलू उत्पादन के तरीकों को भी जानेंगे, जिसमें हम कृषि को समझेंगे और नवपाषाण काल की भौतिक संस्कृतियों को पढ़ेंगे। हमारे सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर होगा शहरों के उदय के बारे में। इसमें हम शहरों के उदय के बारे में समझेंगे, जिसमें हमारा कांस्य युग फिर से आ जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे विनिमय के साधन के किस प्रकार से पुराने जमाने में एक्सचेंज होता था, कि आज के समय में तो पैसे है ना, पहले क्या होती थी, गाय होती थी या फिर कौन सी ऐसी धातु थी जिसकी वजह से वो चीजें खरीदते और बेचते थे। इसके बाद थर्ड यूनिट में हम शहरीकरण के बारे में जानेंगे। बस फर्क इतना है कि फर्स्ट चैप्टर हमारा यूनान के संदर्भ में होगा, सेकंड चैप्टर हमारा मेसोपोटामिया के संदर्भ में होगा, और उसके बाद चाइना में अर्बनाइजेशन कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट यूनिट में हम अर्ली स्टेट्स ऑफ मेसोपोटामिया और इजिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ ग्रीस को भी देखेंगे थोड़ा बहुत। और नेक्स्ट चैप्टर में हम मिस्र के बारे में पढ़ेंगे। मिस्र में किस प्रकार से वर्ग संघर्ष होने लग पड़ा, वहां पर पितृसत्तात्मक समाज बनने लग पड़ा, वहाँ का एम्पायर कैसा था, तो इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट चैप्टर में हम रोमन साम्राज्य के उदय और पतन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है मानव की उत्पत्ति और उसके विकास के विभिन्न चरण। आज से करीब 4 अरब 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, और माना जाता है कि आज से करीब 3 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जैविक पदार्थों की उत्पत्ति हुई थी और उनका क्रमिक विकास आरंभ हुआ। क्रमिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पहले मनुष्य नहीं था, हम पहले किस प्रकार के थे, एक कोशिकीय जीव थे जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, और उसके बाद से हम किस प्रकार के आज हम बने हुए हैं, और आगे से आगे भी हमारा अलग तरह का एवोल्यूशन होता रहेगा। हमारे शरीर के काफ़ी सारे हिस्से जो हैं आगे से आगे गायब होते जाएंगे। और इसी आधार पर अगर हमारे पूर्वजों की बात कर ली जाए तो हमारे सबसे प्राचीनतम पूर्वज जिनके जीन्स हमसे मिलते हैं, जीन्स आई होप आपको समझ में आता होगा जीन्स क्या होते हैं, तो वो होमो हैबिलिस हैं। होमो हैबिलिस के फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म उसके हमें कीनिया की तुर्काना नामक एक लेक है उसके पास से मिले हैं, जो लगभग 40 लाख साल पुराने हैं। इसका मतलब मानव जो आज का जैसा मानव दिखता है, उसकी संरचना वाला मानव लगभग 40 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आ चुका था। और इस टाइम पीरियड को इतिहासकार और वैज्ञानिक प्लाइस्टोसिन युग के नाम से पुकारते हैं। उस समय मानव जीवन का कोई पूरी तरह से प्रमाण तो हमें मिलता नहीं है, ना ही लिखित रूप से, तो इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक युग कहा जाता है। देखिए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो हम उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे? एक होता है प्री हिस्ट्री, जिसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री आता है, जिसे अर्ध इतिहास कहते हैं। और इसके बाद हिस्ट्री आता है, जिसे हम अकेला इतिहास कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जब मनुष्य ने कोई लिपि का इस्तेमाल नहीं किया था, उसे लिखनी नहीं आती थी, लिखना पढ़ना नहीं आता था, कुछ भी विकसित नहीं हुआ था इससे संबंधित, तो इसीलिए हम इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव सभ्यता के आदि काल का जितना भी वो टाइम पीरियड है जिसमें इन्होंने पत्थर यूज किया था, तो उसे हम पाषाण युग कहते हैं। पाषाण यानी कि पत्थर। और क्योंकि इस टाइम पीरियड में मनुष्य का जीवन पत्थरों पर ही आश्रित था, पत्थरों से ही वो लोग शिकार करने की कोशिश करते थे, तो इसीलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल इसके बाद हम देखते हैं कि हमें सबसे पुरानी लिपि कौन सी मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो है, तो इसकी लिपियां भले ही अब कुछ पढ़ी नहीं गई हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता की पढ़ी गई है और सिंधु घाटी सभ्यता की कम से कम लिपि थी, तो इसे हम अर्ध ऐतिहासिक काल में डालते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मानव के क्रमिक विकास के बारे में। जो निरंतर विकास होता गया, मानव एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाता गया, तो वो कौन कौन सी श्रेणियां थी? तो सबसे पहले आती है प्राइमेट। आज से लगभग 360 लाख साल पहले एशिया और अफ्रीका में मैमल्स यानी कि स्तनपायी प्राणी, जो अंडे नहीं देते हैं, बच्चे डायरेक्ट पैदा करते हैं और दूध भी देते हैं, तो ये स्तनपायी प्राणी जिन्हें प्राइमेट कहा जाता है, प्राइमेट की श्रेणी में रखा जाता है, ये 360 लाख साल पहले एशिया और अफ्रीका में अस्तित्व में आ चुके थे। और इसी कैटेगरी में से एक कैटेगरी ऐसी निकल के सामने आती है जो 240 लाख साल पहले, आज से 240 लाख साल पहले इस श्रेणी से बाहर होके एक नई श्रेणी का निर्माण करती है, जो कि होमिनोइड कहलाए। इस श्रेणी में वानर और एप शामिल होते हैं। इनके दिमाग का आकार छोटा होता था, 4 पैरों पर चलते थे, लेकिन इनके जो शरीर का अगला हिस्सा है ना, यानी कि अगले 2 हाथ, जिन्हें पैर कह सकते हैं उस समय, क्योंकि उसके बल पर चल रहे हैं, तो ये जो पैर होते थे ये काफ़ी ज़्यादा लचीले होते थे, क्योंकि इन्होंने पेड़ों पर चढ़ना होता था, छलांगे लगानी होती थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा लचीले थे। होमिनोइड आगे विकसित होते हैं और इनमें से एक उप प्रजाति इनकी सामने आती है जिसका नाम था होमिनिड।
होमिनॉइड के बाद होमिनिड आते हैं, जिनका मस्तिष्क का आकार पहले से थोड़ा बड़ा था। अब ये 2 पैरों पर चलना आरंभ कर चुके थे। इसका मतलब अब ये पेड़ों पर छोड़कर मैदानी इलाकों पर रहना पसंद करने लग पड़े थे। ये पिछले 2 पैरों पर चलते थे और अगले 2 पैर जो कि अब इनके हाथ हैं, उससे ये लोग औजार बनाने का प्रयास करते थे, बच्चों को उठाते थे। इनके उदय का स्थल अफ्रीका माना जाता है, यानी कि पूरे विश्व में थे, लेकिन अफ्रीका वाले जो होमिनॉइड थे ना, उनमें से एक उप प्रजाति जो है इनकी विकसित हो जाती है, जो होमिनिड कहलाती है। होमिनिड के बाद एक और उपश्रेणी विकसित होती है जिसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। तो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो है ना, ये पहले से फिर से ज्यादा मस्तिष्क वाले हैं और ये अब सीधे होके चलने का प्रयास कर रहे हैं अच्छी तरह से। और सबसे जरूरी बात, ये लोग आज के चिंपैंजी की तरह दिखते थे, यानी कि इनकी पूंछ नहीं होती थी। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने पेड़ों पर रहना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, तो इनकी पूंछ तो होगी नहीं। पूंछ होती है पेड़ों पर छलांग लगाते समय बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन अब ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की पूंछ गायब हो चुकी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स वर्ड है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन और यूनानी भाषा का, ग्रीस का, जिसका मतलब होता है दक्षिणी मानव, यानी कि दक्षिण दुनिया के दक्षिण में जो विकसित हुए ना, वो वाले मानव। इसके बाद आए होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है औजार बनाने वाला मानव। जी हाँ, ये पहला इंसान था, मतलब पहला प्राणी था जिसने स्वयं से औजार निर्मित किए थे, और इसीलिए इसे मानव का सबसे नजदीकी पूर्वज समझा जाता है। नजदीकी आई मीन टू से कि इसके पहले के जितने भी हमने पढ़े ना, वो सारे हमारी कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हैं किसी भी प्रकार से, लेकिन यहाँ से ये हमारी कैटेगरी में भी आ रहा है, क्योंकि इसके माइंड का घन भी लगभग 700 सेमी है। तो लगभग हमारा चलो 750 1450 होता है, तो 700 उसका आधे तक पहुंच तो रहा है कम से कम। मानव के क्रमिक विकास के इतिहास में इसे प्रथम औजार बनाने वाली प्रजाति माना जाता है, तो इसीलिए इसे मानव ही समझा जाता है एक तरह से। औजारों का निर्माण करने में सक्षम होने के कारण ही इसे प्रथम मानव प्रजाति के तौर पर स्वीकार किया गया है। इसके बाद आए होमो इरेक्टस। ये सीधे खड़े होकर चलने वाले प्राणी थे और इनके फॉसिल्स अफ्रीका और एशिया में मिले हैं, लेकिन अफ्रीका और एशिया दोनों में थोड़े थोड़े अलग हैं, यानी कि कहीं ना कहीं, या फिर शायद ये अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो एशिया वाले एरिया में इनके जो फॉसिल्स थे वो फिर से डेवलप हो गए, मतलब फॉसिल्स नहीं, इनके जीन्स जो है वो डेवलप हो गए। ये प्रजाति लगभग आज से 4 लाख साल पहले ही विलुप्त हो चुकी थी, और इनके माइंड का जो घन है ना, पहले से विकसित हो चुका था ज्यादा। पहले 700 था, अब 1000 घन सेमी हो चुका था, यानी कि और ज्यादा होशियार हो चुके थे। इनके कुछ फॉसिल्स चाइना के पीकिंग शहर में भी मिले थे, इसलिए इसे पीकिंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका माथा चपटा था, खोपड़ी ज्यादा गोल आकार की थी और आंखों के ऊपर मोटी सी हड्डी उभरी हुई निकली हुई थी, जो इनकी खोपड़ी के मजबूत होने का संकेत देती है। इनके बाद आए होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो निएंडरथलेसिस। होमो हाइडलबर्गेसिस जर्मनी के हाइडलबर्ग में मिले थे, इसलिए इसे होमो हाइडलबर्गेसिस कहा जाता है। और दूसरी तरफ निएंडरथलेसिस निएंडर घाटी में मिले थे, इसलिए इसे निएंडरथलेसिस कहा जाता है। इन दोनों को एक साथ इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इन दोनों के मस्तिष्क का जो घन है ना, वो 1450 था, यानी कि आज के आधुनिक मानव के समान था। लेकिन इन दोनों का टाइम पीरियड काफी अलग था। होमो हाइडलबर्गेसिस का टाइम पीरियड आज से लगभग 8.5 लाख साल पहले शुरू होता है और आज से लगभग 1 लाख साल पहले इनका पतन हो गया था, यहाँ तक इनका माना जाता है। 8 लाख साल से 1 लाख साल पूर्व। और दूसरी तरफ निएंडरथलेसिस जो है, इनका टाइम पीरियड 1,30,000 से शुरू होता है और अभी पिछले 35,000 सालों तक जाता है। जो निएंडरथल मानव था, ये एशिया और यूरोप में निवास करता था। इसके बाद आए होमो सेपियंस। सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सेपियंस कहते हैं, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान मानव। इसका माथा चौड़ा होता था, चेहरा लंबा होता था और इसका मस्तिष्क यानी कि हमारा मस्तिष्क 1450 घन सेमी होता था। होमो सेपियंस जाति का सर्वप्रथम उद्भव स्थान अफ्रीका माना जाता है और कहा जाता है कि अफ्रीका से ये एशिया गए और एशिया के बाद ही बाकी अन्य द्वीपों में फैल गए। होमो सेपियंस निएंडरथल से भी, यानी कि निएंडरथल समूह से भी लगभग 40,000 साल पहले ही अस्तित्व में आ चुके थे। इसके बाद आज जो हम अस्तित्व में हैं, हमसे आगे अभी तक कोई भी प्रजाति विकसित नहीं हो पाई है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। प्रजातियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ मेन प्रजातियां जिनसे हम विकसित होकर आगे सामने आए, हम उनमें मतलब अंतर देख सकते हैं, तो वो यही कुछ प्रजातियां थी। इसके अलावा हमने जो स्टार्टिंग में प्राइमेट की बात की थी, तो प्राइमेट कौन होते थे? आप एक सीधे शब्दों में कह सकते हो कि प्राइमेट्स कौन है, तो ये होते थे हैंड टू माउथ फीडर्स, यानी कि विदाउट एनी टूल ये शिकार करते थे और सीधा पकड़ा और खा लिया। 360 लाख साल पहले ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाते थे। इनके बाद होमिनॉइड आए जो 240 लाख साल पहले पाए जाते थे। ये वानर और एप आज के जो होते हैं उनकी तरह दिखते थे। इनके बाद होमिनिड आए जो 56 लाख ईयर्स अगो हमें पता लगता है इनके बारे में। और उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो दक्षिणी मानव के नाम से जाने जाते हैं। उनके बाद होमो हैबिलिस आए जो औजार बनाने वाला सबसे पहला मानव था और इसके माइंड का घन कितना था? 700।
और इसके बाद आए होमो इरेक्टस, जो 2 पैरों पर सीधे चलने वाले व्यक्ति थे। ये लगभग 4 लाख साल पहले तक अस्तित्व में थे और इनके माइंड का घन कितना था, 1000। इसके बाद होमो हाइडेलबर्गेसिस, जो कि 8 लाख साल पहले से 1 लाख साल पहले तक रहे, और उन्हीं के साथ निएंडरथलेसिस, जो 1,30,000 साल से पहले और 35,000 साल पहले तक रहे। इन दोनों का, हाइडेलबर्गेसिस और निएंडरथलेसिस के माइंड एक ही बराबर थे, 1450 सीसी। और लास्ट में हम निएंडरथलेसिस से भी 40,000 साल पहले अस्तित्व में आए, यानी कि 1,70,000 साल पहले हम अस्तित्व में आ चुके थे। आपको समझ आया होगा, आई होप, क्योंकि आप ऐसे एग्जाम्पल लो जैसे कि कैट है, तो कैट दुनिया में एक ही थोड़ी है। कैट की तो कितनी प्रजातियां हैं, टाइगर है, लायन है, चीता है, लेपर्ड है, फिर ब्लैक पैंथर है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रजातियां हैं इनकी। उसी प्रकार से हम मानव, हमारी भी बहुत सारी प्रजातियां थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे जैसे दिखने वाले बाकी जो थे हमारे अस्तित्व के लिए, वो सब मिट गए और हम ही जीवित रहे। जैसे आज डॉग्स की कितनी सारी प्रजातियां हैं, हमारे इंडियन डॉग्स हैं, जर्मन डॉग्स हैं, साइबेरियन डॉग्स हैं। उसी प्रकार से कई प्रकार के मानव होते थे, कई प्रकार के और भी प्राणी होते थे जो बचे पड़े हैं। हाथी तो चलो आज दुनिया में एक ही प्रकार के बचे हैं, चलो 2 हैं, वाइट थाईलैंड के भी हैं और इंडिया वाले। तो कई प्रकार के प्राणी थे जो दुनिया में विलुप्त हो चुके, जो हमारे मानव के समान भी थे कुछ। तो ये थी मानव की उत्पत्ति और उसके विकास की कहानी। अब हम पढ़ लेते हैं कि आधुनिक मानव जो है वो किस प्रकार से पूरे विश्व में फैला। तो इसके पीछे ना 2 तथ्य हैं। पहला है प्रतिस्थापन मॉडल, यानी कि रिप्लेसमेंट मॉडल, कि कहा जाता है कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप सभी जगह पर मानव थे, लेकिन क्या हुआ कि अफ्रीका वाले ऊपर उठे और इन्होंने एशिया वालों की जगह भी ले ली, यूरोप वालों की जगह ले ली, और अफ्रीका में तो थे ही, तो अफ्रीका वाले जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल गए। एक ही है प्रतिस्थापन मॉडल, यानी कि रिप्लेसमेंट मॉडल। इन्होंने बाकियों को रिप्लेस कर दिया, किन्होंने, अफ्रीका वालों ने। और दूसरा मॉडल था क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, यानी कि रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। अब ये क्या हुआ, कहा जाता है कि एक जगह से मानव उठे, कहाँ से नहीं पता, लेकिन फिर भी एशिया हो, अफ्रीका हो या फिर यूरोप हो, इन तीनों में जो मानव थे ना वो आपस में उनका निरंतर एक साथ विकास होता रहा, एक दूसरे के साथ मिश्रित होते रहे। ये सभ्यताएं मिलती रही, इनकी सभ्यता नहीं, एक्चुअली ये लोग सभ्यता तो नहीं थी उस समय, जो ये लोग का समाज था छोटा मोटा, इधर से लोग खाना बदोश उधर चले गए, उधर वाले इधर आ गए, तो इनकी आपस में ब्रीडिंग होती रही और ये सारे एक साथ उभरते गए। मतलब किसी ने किसी को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि सभी एक साथ आगे आगे बढ़ते गए, अपना विकास करते गए, एवोल्यूशन होता गया। तो यही था प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिप्लेसमेंट मॉडल, और दूसरा क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, जो कि रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्राचीन मानव द्वारा प्रयोग किए गए औजारों की, जो वो शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, प्राचीन मानव के पास भी बहुत प्रकार के औजार होते थे। ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि वो एक डंडे से शिकार करता था, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पास कई तरह के औजार होते थे। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को 30,30,000 साल पुराना एक स्थल मिला था, जहां पर लोकवामी 3 नाम से उसे प्रसिद्ध किया गया है, जो केनिया में है। तो वहां से सबसे पहले पाषाण युगीन औजार हमें प्राप्त होते हैं। ये देखने में तो आम पत्थर ही लग रहे हैं, लेकिन जब इनके ऊपर कट्स को ध्यान से देखेंगे तो पता लगता है कि ये कोई प्राकृतिक नहीं है, इसे बनाया गया है। रिसर्चर्स ने इन्हें लेवेकमियान कहकर पुकारा है। ये आकार में बहुत बड़े और वजन में बहुत भारी होते थे। इनका प्रयोग दोनों हाथों से पकड़कर चीजों को तोड़ने में किया जाता था। शुरुआत में तो इन्हें ही तोड़कर तीखा किया जाता था, और उसके बाद खाने पीने की चीजें जैसे कि अखरोट के छिलके होते हैं, तो उन्हें तोड़ने के लिए किया जाता था। केनिया के बाद इतिहासकारों को और भी साक्ष्य मिले हैं, जो कि न्यायांगा से प्राप्त हुए थे लगभग 20,90,000 साल पहले। इन्हें ओल्ड वन कह के पुकारा गया। इनका प्रयोग भी हथौड़े की तरह किया जाता था, किंतु एक हाथ से। ओल्ड वन टूल्स इतिहासकारों को और वैज्ञानिकों को एथियोपिया, केनिया और अल्जीरिया के कई प्रदेशों से प्राप्त हुए हैं। आगे चलकर ये ओल्डोवन टूल्स जो हैं ये दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में पाए गए, जैसे कि जॉर्जिया और चाइना के भी कुछ क्षेत्रों में। ये काफ़ी ज़्यादा तीखे होते थे और इनका प्रयोग प्राणियों को छील कर, उनकी हड्डियों को तोड़कर, उसके अंदर जो बोन मैरो होता है काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होता है, उसे प्राप्त करने के लिए किया जाता था। पेड़ों से कीड़े मकोड़ों को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। ओल्डोवन टूल्स इतने ज़्यादा प्रभावशाली थे कि कई सालों तक चलते रहे और लगभग 10,70,000 साल पहले तक इनका रिप्लेसमेंट आया, जिसे कहा गया एशुलियन टूल्स। एशुलियन उपकरण एक बड़े पत्थर को दोनों तरफ से तोड़कर कुल्हाड़ी की तरह बनाया जाता था, लेकिन इसमें लकड़ी नहीं होती थी, इस हाथ से ही मारा जाता था इसे किसी भी वस्तु पर। समय के साथ ये काफी ज्यादा उत्कृष्ट होते गए। ये कई प्रकार के होते थे। ज्यादातर का आकार आंसू की तरह होता था, जैसे कि उसकी बूंद गिर रही हो नीचे, और ये कई छोटे बड़े आकार के होते थे। छोटे से छोटे यानी कि हमारे जो हाथ में आ जाए, और बड़े से बड़े जो हमारी एक बाजू तक लंबे हो सकते थे। आगे चलकर आदि मानवों ने ये हड्डी से बनाने का भी प्रयास किया, और हड्डी से यानी कि हिप्पोपोटामस की जो हड्डी थी ना, उसको छील कर उससे बनाया जाता था इसे।
इसमें सिर्फ हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी ही नहीं होते थे, इसमें हैंड एक्स के साथ साथ क्लीवर और फलक तक की चीजें भी होती थी। एशुलियन उपकरण न केवल अफ्रीका में बल्कि यूरोप, मध्य एशिया और यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी पाए जाते थे। इन एशुलियन उपकरणों के द्वारा दैनिक जीवन के कई प्रकार के कार्य किए जाते थे। इसके बाद आज से लगभग 3 लाख साल पहले तक ये चलते रहे और उसके बाद नई उपकरण पद्धति आई जिसको मोस्टेरियन नाम से पुकारा गया। इसमें लेवेलॉइस तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसमें एक पत्थर को जिस प्रकार का चाहिए उस प्रकार का काट कर, चाहे वो जितने भी छोटे आकार का क्यों ना हो, उसमें से अपने इस्तेमाल योग्य हिस्सा निकाल कर उपकरण बनाए जाते थे। ये लोग ज्यादातर कुल्हाड़ी के लिए इसका प्रयोग करते थे, जो अलग अलग प्रकार की होती थी, अलग अलग आकार की होती थी। और इसके अलावा और भी कई प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे, जैसा कि आप देख सकते हो कि बड़े भी होते थे, छोटे भी होते थे। पत्थर को काट के उसमें से अपनी जरूरत के हिस्से से चीज बनाई जाती थी। और कुछ तो ऐसे भी होते थे कि खेती करने के लिए बनाए गए थे। इटली में आज से लगभग 90,000 साल पहले शंख से, जो सिप्पी होती है, उससे भी तोड़ तोड़कर कई प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे और इनकी सहायता से भाले बनाए जाते थे। इसके बाद लगभग आज से 40,000 साल पहले इन्होंने हड्डियों से, जैसे कि हड्डी होती है, हाथी दांत होता है और सिंग होते हैं, इनसे तीखे प्रकार के औजारों का निर्माण किया। इसका प्रयोग ये लोग कपड़े सिलने में करते थे। इसके अलावा बड़े बड़े पत्थरों को लंबे लंबे ब्लेड्स में काट कर उसका प्रयोग भी किया जाता था, भाले के रूप में या फिर कुछ छीलना हो उसके रूप में। इसके अलावा मीट काटने के लिए भी इनके पास उपकरण होते थे और ड्राइंग करने के लिए भी इन्होंने उपकरण तैयार कर लिए थे, जिससे ये लोग पत्थरों पर या दीवारों पर चित्रकारी करते थे। आज से 17,000 साल पहले वातावरण में परिवर्तन हुआ और ये बड़े बड़े औजारों को ले जाने में असमर्थ थे, तो इन्होंने छोटे छोटे प्रकार के कई औजार निर्मित किए। इन्हें मैग्डालिनियन टूल्स कहा जाता था, क्योंकि ये छोटे होते थे और तीखे होते थे। इनका प्रयोग लकड़ी में जोड़कर कोई भी चीज छीलने के लिए किया जाता था। हाथी दांत और हड्डियों से बनी चीजें भी और ज्यादा उत्कृष्ट हो चुकी थी और इन्हीं के द्वारा जानवरों की चित्रकारी भी की जा रही थी। इसके बाद नवपाषाण काल आता है, जहाँ पर मानव पॉलिश्ड पत्थरों का प्रयोग करने लग पड़ा था। उससे ये ज्यादा तीखे होते थे और लंबे समय तक चलते थे। इनका ज्यादातर प्रयोग फसलों को काटने के लिए किया जाता था। बड़े उपकरणों का प्रयोग लकड़ी को काटने के लिए किया जाता था और लोहारों की तरह अपने औजारों को आकार देने के लिए किया जाता था। इसके अलावा ये सभी औजार विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार की गतिविधियों के लिए किया जाता था, जिसमें कि सबसे जरूरी था इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक क्षेत्र को ये लोग बढ़ावा देने लग पड़े थे। और टोकरियां बनाने के लिए भी इन्होंने सुइयों का आविष्कार कर लिया था। तो ये थे पाषाणकालीन उपकरण जो समय के साथ विकसित होते गए। इसके बाद ये कुछ शॉर्ट नोट्स है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए। और ये चीज़ें आपने याद रखनी है 3 कि कौन कौन से इनके पास हथियार थे। एक था एक्स, जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं। यहाँ पे कुठार हो गया है गलती से, आप कुल्हाड़ी कर लेना। कुठार जो होता है वो बिल्कुल ही हिंदी वर्ड हो जाता है, कुल्हाड़ी। उसके अलावा गंडासा और तीसरा होता है रुखानी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ की हैं। आगे हम पढ़ेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होता है? आखेट और संग्रह, यानी कि शिकार करना या फिर संग्रह करना, उसे इकट्ठा करना, या फिर कोई फसल है आप उसे इकट्ठा कर रहे हो, वो भी होता है। ठीक है, गैदरिंग इकट्ठा करना, इकट्ठे होना भी होता है। तो हंटिंग होता है तो शिकार करना, वो तो आपको पता ही है। तो आखेट और संग्रह ये क्या है? तो देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार मानव का इस पृथ्वी पर जन्म 26 लाख साल पहले हो चुका था, जिससे प्लाइस्टोसीन युग के नाम से जाना गया है। अफ्रीका में हुआ था, है ना। इसे बाद में प्रागैतिहासिक युग के नाम से भी जाना गया। क्यों? क्योंकि इस समय के मानव के कोई हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं। ये लोग सिर्फ पत्थरों के औजारों पर ही निर्भर थे, इसलिए इसको पाषाण युग भी कहा जाता है। पाषाण युग को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है पैलियोलिथिक एज, जिसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, फिर मध्य पाषाण काल कहते हैं और नव पाषाण काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही पत्थरों के औजार का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन पत्थरों के औजार का प्रयोग मैंने बताया ना किस प्रकार से विकसित हो रहा है, तो उसके साथ साथ इनका समाज भी विकसित हो रहा है। इनके जो पद्धतियां हैं कुछ शिकार करने की, तो वो भी विकसित हो रही हैं। तो उनके अंतर को हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कुछ इतिहासकार जैसे कि डॉक्टर एच.डी. संकालिया पूरा पाषाण काल या फिर पूर्व पाषाण काल को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट वाला पाषाण काल है ना, उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे? एक तो निम्न पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। इसमें फिर टाइम पीरियड आपको दिख रहा होगा नीचे, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे, हमने सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना है। भारत में पूरा पाषाण काल के केंद्रों की बात कर ली जाए तो ये मिलते हैं हमें पंजाब की सोन नदी घाटी जो है यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा ब्यास नदी जो आपने सुना होगा, इसके आसपास के इलाकों में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाकों में मिलते हैं, मिर्जापुर और इलाहाबाद खासकर, यहाँ पे हमें इनके साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा बेलन नदी, फिर मध्य प्रदेश की सोन नदी घाटी, कर्नाटक की कृष्णा तुंगभद्रा नदी की घाटी, गुजरात की
साबरमती और महानदी की घाटी, राजस्थान की चंबल घाटी, महाराष्ट्र की गोदावरी नदी घाटी, तो इनके आसपास के इलाकों में हमें इनके साक्ष्य मिलते हैं। बेसिकली इस टाइम पीरियड में ये लोग नदियों और झीलों के किनारे ही बसे हुए थे। औजार हम पीछे पहले पढ़ चुके हैं, तो औजार इनके कुल्हाड़ी होता था, चॉपर चॉपिंग पेबल होता था। पेबल क्या है कि वो ना एक पानी जैसे पत्थर के ऊपर से बहता है तो पत्थर क्या चिकना हो जाता है, तो उस टुकड़ों को पेबल कहा जाता है। चॉपर चॉपिंग उपकरण होते थे, हैंड एक्स होते थे, क्लीवर हम पीछे बात कर चुके हैं, स्क्रेपर होते थे, कोर होते थे, शल्क होते थे जिन्हें फ्लेक कहते हैं। ये लोग हड्डियों और सिंग के बने हुए उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। इसके बाद आता है इनका निवास स्थान। तो इनका निवास स्थान कहाँ था? वही गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, लेकिन जहाँ पर पानी है यानी कि झील और नदियों के किनारे। भोजन की बात कर ली जाए तो इस समय का मानव पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित था, प्रकृति जीवी था। वे क्या करता था? फल फूल कंदमूल खाता था, शिकार करता था, नदियों और झीलों में पकड़ी हुई मछलियां खाता था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस टाइम आग का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए कच्चा मांस ही खाता था वो। वस्त्रों की बात कर ली जाए तो वस्त्र इनके पास कुछ होते नहीं थे, नंगे रहते थे, गर्मी सर्दी वर्षा में ऐसे ही रहते थे। बस ये है कि वृक्षों की छाल लपेटनी इन्होंने आरंभ कर दी थी। बाद में पत्ते और पशुओं की खाल भी इन्होंने शरीर को ढकने के लिए प्रयोग करनी शुरू कर दी थी। और आभूषण इनके पत्थरों और जानवरों की हड्डियों के बने होते थे। जीवन यापन करने के लिए मुख्य व्यवसाय इनका शिकार ही होता था। शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, यानी कि घुमक्कड़ थे, खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। कला और संगीत के नाम पर हमें सिर्फ इनके द्वारा बनाई गई हड्डियों की मूर्तियां ही मिलती हैं, जो इनकी मातृ देवियों की मूर्तियां थी। भीमबेटका से नीले रंग के पत्थरों के टुकड़े भी मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये चित्रों को रंग करने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। धार्मिक विश्वास इनमें बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि इस समय तक धर्म नाम की कोई भी चीज इनके हृदय में नहीं थी। और इसके बाद मृत्यु की बात कर ली जाए तो शवों को दफनाने का कोई भी रिवाज नहीं था, केवल इधर उधर छोड़ दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, पशु पक्षी खा लेते थे। लेकिन इस समय सभ्यता का बीज आरोपण हो चुका था, क्योंकि बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए, जैसे कि मैमथ होते थे, बड़े बड़े हाथी पुराने जमाने के, अब तो चलो उनका आविष्कार फिर से किया जा रहा है, जेनेटिकली उन्हें क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट तो नहीं बनेंगे, लेकिन चलो बन रहे हैं। तो उनको बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए ये लोग समूह में रहने लग पड़े। समूह में रहने लग पड़े तो उससे एक परिवार का निर्माण होने लग पड़ा। फिर उसके बाद इस प्रकार से कबीले बने। तो ये सभ्यता का बीजारोपण यहाँ से आरंभ हो चुका था। संगठन और सहयोग की भावना इनमें उत्पन्न हो गई थी। इसी के साथ वनस्पति विज्ञान का भी इन्हें ज्ञान होने लग पड़ा था, पशु विज्ञान होने लग पड़ा था, और जल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान में भी ये लोग अच्छी खासी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आगे अग्रसर हो रहे थे। इसके बाद मध्य पाषाण काल आया, जिसका टाइम पीरियड 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। भारत में इसके मुख्य स्थल या फिर केंद्रों की बात कर ली जाए तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे शामिल थे। औजार इनके अब थोड़े छोटे आकार के हो गए थे। हमने पीछे पढ़ा ना कि कैसे इन्हें छोटे आकार के बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। इस समय के उपकरण कीमती पत्थरों से बने होते थे। इसके बाद इनके निवास स्थान की बात कर ली जाए तो निवास स्थान में ये लोग देखो अभी भी खाना बदोश ही थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले घुमक्कड़ी थे। लेकिन गुफाओं की जगह पर अब इन्होंने झोपड़ियां, अस्थायी रूप से झोपड़ियों का निर्माण कर लिया था और उसमें रहने लग पड़े थे। पहाड़ों के नजदीक जो प्लेन एरिया होता था ना, वहां पर बहने वाली नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, तो वहां पर इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। छोटी मोटी पहाड़ियों पर भी रहते थे, लेकिन झुंड में रहते थे। भोजन की बात कर ली जाए तो इस युग में भी पूरा पाषाण की भांति ये लोग गाय, भेड़, घोड़े, बैल, बकरी वगैरह के मांस का सेवन करते थे और इसी के साथ मछलियां भी पकड़ते थे, कंदमूल खाते थे। गुजरात से हमें साक्ष्य मिलते हैं, गुजरात और राजस्थान से, कि इन्होंने एंड में जाकर कृषि करना भी आरंभ कर दिया था, शुरू ही हुआ था जस्ट, और उसको स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण भी करना आरंभ कर दिया था इन्होंने। वस्त्रों की बात कर ली जाए तो सेम पहले की तरह ये लोग पशुओं की खाल या फिर वृक्षों की जो छाल होती है उसी से अपने शरीर को ढकते थे। और आभूषणों की बात कर ली जाए तो वो जो शिकार किए हुए जानवर होते थे उसकी हड्डियों का या फिर कीमती पत्थर जो होते हैं उन्हीं के आभूषण पहनते थे, सेम पहले की तरह ही। व्यवसाय के रूप में इन्होंने कृषि करनी आरंभ कर दी थी, साथ में कुत्ते भी पालते थे। कुत्तों को ये लोग शिकार पे लेकर जाते थे। संगीत तो इस समय तक था नहीं, तो कला के नाम पर इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए और चट्टानों पर और दीवारों पर जो गुफाओं के अंदर जगहें होती है वहां पर चित्रकारी की। धार्मिक भावनाओं की बात कर ली जाए तो इस युग में धार्मिक भावना थोड़ी सी बढ़ी थी। भारत में यही एक काल था जिस समय से हमें इनके कंकाल मिलने शुरू हो जाते हैं। दाह संस्कार की बात कर ली जाए तो विधि पूर्वक किया जाता था। इनके अवशेष जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं उसमें हमें यह भी पता चलता है कि इनके सिर के पास कई प्रकार के उपकरण रखे हुए थे, औजार रखे हुए थे पत्थर के। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये लोग ना परलोक में विश्वास रखते थे या फिर पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंसान की अस्थि पंजर के साथ इन्होंने कुत्ते की अस्थि पंजर को भी दफनाया होता था। इट मीन्स कुछ तो झोल है दया। हो सकता है कि मनुष्य का प्राचीन जो सहारा है वो कुत्ता था, इसलिए उसे इतना ज्यादा महत्व दिया गया था। अब नवपाषाण काल की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो नवपाषाण काल का समय 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, जिसे नियोलिथिक एज कहा जाता है। इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो इसके मुख्य केंद्रों में आता है कश्मीर, विंध्याचल यानी कि मध्य प्रदेश की पहाड़ियों वाला इलाका,
भारत का जो दक्षिणी भाग है सारा का सारा ही आ जाता है, जिसमें कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश। उसके बाद पूर्व की तरफ जाओगे तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, चटगांव। तो इस सभी इलाकों में हमें इनके अवशेष मिलने शुरू हो गए। अब औजारों और हथियारों की बात कर ली जाए तो पॉलिशदार होते थे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है ना, सुंदर होते थे काफ़ी ज़्यादा और लंबे समय तक चलते थे ये। इनके औजारों में क्या क्या होता था? कुल्हाड़ी, वसूले, खुरपी, छेनी, कुदाल और फावड़ा और हथौड़ी जैसी कई प्रकार की चीज़ें होती थी। चाकू भी इसमें शामिल था। तो ये सारी चीज़ें इनके पास होती थी औजारों के नाम पर। इसके बाद इनके निवास स्थान की बात कर ली जाए तो इस काल में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनकी यही रही है कि ये लोग खाना बदोशी जीवन को त्याग चुके थे और घरेलू मतलब एक जगह पर रहना, स्थायी निवास करना आरंभ कर दिया था। इन्होंने घरों का निर्माण करना आरंभ कर दिया था, पशु पालने आरंभ कर दिए थे। पशु तो चलो पहले भी पालते थे, लेकिन अब क्या उनका शिकार करने के सिवाय इन्होंने पालना शुरू कर दिया था। उन्हें एज अ दूध वगैरह देते थे ना वो, इसलिए। इसके बाद इन्होंने सरकंडे, गारा, घास फूस की झोपड़ियों का निर्माण किया। भोजन इनका शाकाहारी भी हो चुका था। कृषि के नाम पर ये लोग काफी सारे व्यवसायों का काम करने लग पड़े थे, जैसे गेहूं, जौ, चावल, मटर, मसूर, कुल्थ की दाल जो होती है, रागी, चना, मूंग। तो इन सब का बीजारोपण करने लग पड़े थे, इनकी खेती करने लग पड़े थे। तो कृषि के आधार पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहे थे। अनाज को ये लोगों ने पीसना शुरू कर दिया था। इसी के साथ मांस भी खाते थे, मछली, अंडे, फल फूल भी खाते थे ये लोग। और अग्नि, सबसे ज़रूरी बात यह है कि बर्तनों का आविष्कार तो पहले हो चुका था, लेकिन अब उन्हें अग्नि में पकाकर और ज़्यादा ठोस बनाया जा रहा था। और ये नोटिस करने वाली बात भी है कि इस समय अग्नि का आविष्कार हो चुका था। इट मीन्स मांस को या खाने को नरम करके पका के खाने का प्रारंभ हो चुका था। पहनावा भी इनका बदल चुका था। भेड़ की जो ऊनें होती हैं उसके वस्त्र बनाए जा रहे थे। इसके अलावा कपास के भी वस्त्र बनाए जा रहे थे। पशुओं की जो ऊन होती है वो वाली, तो उनसे वस्त्र बनाए जा रहे थे। पेड़ पौधे की खाल जो होती है, अब उनको क्या किया जा रहा था, ये लोग धातु की तरह प्रयोग कर रहे थे। पेड़ों और फलों के रस से ये लोग कपड़ों को रंगते भी थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर कृषि का प्रारंभ हो चुका था इनके व्यवसाय के रूप में। पहिए के आविष्कार ने इन्हें चक्की बना के दे दी थी। एक चक्की का आविष्कार हो चुका था जिससे लोग आटा पीसते थे। तो पहिए का आविष्कार भी हो चुका, इससे हमें ये भी पता चला। यहाँ पर कृषि में आपने यही लिख देना है कि गेहूं, जौ, चावल, मटर, मसूर, कुल्थ, धान, रागी, चना, मूंग, इन सब का खेती की जाती थी इन सभी की। पशुपालन में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, इन सबको पालना इन्होंने आरंभ कर दिया था। कुछ तो पहले से ही थे, कुछ अब और जुड़ गए थे। इसी के साथ ये जो दूध, मांस और ऊन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता था। इनकी खाल का, मरने के बाद इनकी खाल का प्रयोग किया जाता था। और जो बैल होते थे इनका तो खेती के लिए भी प्रयोग किया जाता था, यातायात के लिए भी प्रयोग किया जाता, क्योंकि पहिए का आविष्कार हो चुका है। नेक्स्ट है अग्नि का आविष्कार। तो अग्नि के आविष्कार से क्या हुआ, अब जो गारे में पकी हुई मिट्टियों का प्रयोग किया जा रहा है तो उससे बर्तन पक्के बन रहे हैं। तो मिट्टी के बर्तन है नेक्स्ट। तो मिट्टी के बर्तन तो काफ़ी सारे, दक्षिण भारत में तो बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले। उन पर चित्रकारी भी की जाती थी। आग में पके होते थे इसलिए मजबूत होते थे। इसी के साथ हमें यह भी पता चला कि इस समय कला का विकास हो चुका है, क्योंकि पत्थर पे बनी हुई चीज़ें, पहले तो पत्थर पे ड्राइंग कर रहे थे, अब मिट्टी के बर्तनों पर कर रहे हैं। इसी के साथ घरों की दीवारों पर करनी आरंभ कर दी थी। और सबसे जरूरी बात, अब तक पशु पक्षियों की ही ड्राइंग की जा रही थी, लेकिन अब मनुष्यों के भी चित्र बनाए जाने लग पड़े। पहिए के आविष्कार ने सबसे सुगमता इन्हें यही दी कि यातायात का साधन विकसित हो गया। धार्मिक विचारों की बात कर ली जाए तो धार्मिक विचारों का उदय हो चुका था। ये लोग अंधविश्वासी बन चुके थे। कई प्रकार के अनुष्ठान हो रहे थे। देवी देवताओं को मान रहे थे, काल्पनिक रूप से मान रहे थे उन्हें। दाह संस्कार में ये लोग शवों को जलाते थे और दफनाते थे। 2 प्रकार के दाह संस्कार आरंभ कर दिए गए थे। इसके अलावा कब्र भी होती थी। कहीं कहीं पे तो ऐसा भी पता चला है कि शवों को काट कर मिट्टी के बर्तन में डालकर उसे गाड़ दिया जाता था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट की सभ्यता की प्रगति हो चुकी थी। यहाँ पर अब समाज बन चुका था, गांव बन चुका था, उनकी संपत्तियां बन चुकी थी अपनी अपनी, कार्यों का विभाजन हो चुका था पूरी तरह से, और आर्थिक असमानता लोगों में आ चुकी थी। हमने पढ़ा था ना पीछे की आर्थिक असमानता भी, मतलब अर्थव्यवस्था पर भी ये लोग ध्यान देने लग पड़े। यही था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ आप अपने वीडियो की क्वालिटी को HD कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इस वीडियो में नहीं पढ़ा है क्योंकि अब कितना लंबा पढ़ाऊंगा मैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रखा है, आप आगे क्वेश्चन पेपर में चेक कर सकते हो। मैंने इसलिए आपको लक्ष्मी की बुक से दिया है क्योंकि लक्ष्मी की बुक में ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। आकाश में मैंने देखा तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा जितना कि मुझे यहाँ लगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। पिछले 3 सेमेस्टर कंटिन्यूसली 3 एग्जाम पीछे हो रखे हैं, उसके क्वेश्चन पेपर्स हैं यहाँ पे। बाद में हम ये क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, इनके आंसर्स भी देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे सोर्सेज थे KC श्रीवास्तव की प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति, इसके अलावा स्टडी मटेरियल जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाता है, लक्ष्मी की बुक और आकाश की बुक। इसी के साथ ओपिंदर सिंह की इंग्लिश मीडियम में वो बुक है, उसको भी मैंने रेफरेंस में लिया था। और ये 2 वीडियोस जिनकी वजह से मुझे टॉपिक समझाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।